मेडिसिन को नीट पीजी के लिए लास्ट मोमेंट में कैसे रिवाइज करें। अगर हम क्वेश्चंस और सिलेबस को मैप करेंगे तो हम एक चीज़ फाइंड आउट करते हैं, 70% ऑफ द मेडिसिन क्वेश्चंस कम फ्रॉम 30% ऑफ योर सिलेबस। तो स्टेप नंबर 1 होगा कि आइडेंटिफाई दोज हाई यील्ड सिस्टम्स एंड उस सिस्टम्स के अंदर हाई यील्ड टॉपिक्स। जब लंबा क्वेश्चन देख लेता हूँ तो मुझे ये डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है। अगर डायग्नोसिस पता चलेगा कि हाँ ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का क्वेश्चन है या ये एक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का क्वेश्चन है तो आगे का आंसर मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। मेडिसिन को नीट पीजी के लिए लास्ट मोमेंट में कैसे रिवाइज करें? वेल, लेट्स डिकोड दिस। फर्स्ट, मेडिसिन इज द वास्टेस्ट सब्जेक्ट अमॉन्ग ऑल योर नीट पीजी सब्जेक्ट्स एंड कोई बंदा शायद नहीं होगा जो कह सकता है कि मैंने मेडिसिन को 100% कंप्लीट किया है and now I'm getting into the NEET PG exam. No, even the rank 1 probably gets into the examination hall without completing 100% of medicine. कुछ गलत नहीं है, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। मेडिसिन के जो सिलेबस है उस सिलेबस में अगर हम क्वेश्चंस और सिलेबस को मैप करेंगे तो हम एक चीज़ फाइंड आउट करते हैं, 70% ऑफ द मेडिसिन क्वेश्चंस कम फ्रॉम 30% ऑफ योर सिलेबस and remaining 30% of the questions come from your remaining 70% of the syllabus. For anyone who is good with the subject can identify what is that 30% of the syllabus जहाँ से 80% questions 70% questions आ रहे हैं। So step number 1 होगा कि identify those high yield systems and उस systems के अंदर high yield topics। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हर साल 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड आते रहे हैं। एक क्वेश्चन जेबीपी के ऊपर या तो पल्स के ऊपर, दूसरा एक क्वेश्चन अरिदमिया के ऊपर और तीसरा एक क्वेश्चन मर्मर्स के ऊपर। एक्सट्रीमली हाई यील्ड। कार्डियोलॉजी तो इतना वास्ट है, लेकिन इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए शायद आपको 2 या 3 घंटे चाहिए। 2 या 3 घंटे के एफर्ट पे आपको 2 या 3 मार्क्स मिल रहे हैं। बट इफ आई रीड द रिमेनिंग ऑल कार्डियोलॉजी आई मे गेट अनदर 2-3 मार्क्स। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो पूरा कार्डियोलॉजी कंप्लीट मत करो, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज हाई यील्ड टॉपिक्स और उन पे अपना एफर्ट डाल दो एंड दैट I cannot promise कि हाँ इससे ही सारे 100% क्वेश्चंस आएंगे, बट 70 to 80% क्वेश्चंस स्टिल कम फ्रॉम दीज हाई यील्ड प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स। 15 साल से एग्जाम को मॉनिटर कर रहा हूँ एंड नो एग्जामिनर हैज़ डिफाइड दिस। एग्जामिनर का लैंग्वेज बदल सकता है, यही पॉइंट्स एक खींचा हुआ लंबा क्लिनिकल मिनट क्वेश्चन में आप पूछा जा सकता है या वही पॉइंट एक वन लाइनर में पूछा जा सकता है, बट पॉइंट तो वही रहेगा। सो रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई हाई यील्ड टॉपिक्स इन ईच सिस्टम। एक लिस्ट बना दो। आपको शायद ये लिस्ट फैकल्टी से भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया में भी मिल जाएगा, या अपना ही लिस्ट बना दो बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस टॉपिक्स। तो आप फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग इस पे फोकस करो अगर आपके पास रिवीजन के लिए कम टाइम है। फोकस ऑन दिस हाई यील्ड टॉपिक्स, व्हाट आई कॉल एज द 30% सिलेबस विद 70% क्वेश्चंस। ओके, अब इतना करेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है। Those who are aiming for a rank of 5,000, 10,000, this is more than enough. You can't squeeze more from medicine. लेकिन जिनको चाहिए रैंक विद इन 1000 तो दे वांट टू स्क्वीज मोर फ्रॉम मेडिसिन। तो अब आते हैं द रिमेनिंग 30% क्वेश्चन जो 70% सिलेबस में स्प्रेड है। यहाँ पे जो एफर्ट एंड यील्ड का रेशियो है वो थोड़ा सा स्क्यूड है, राइट? मतलब इतना सिलेबस पढ़ूंगा तो मुझे सिर्फ 30% क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिमेनिंग सिस्टम्स में भी। कैसे करेंगे? एक तरीका है, यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो रिमेनिंग सिलेबस का बस प्रीवियस क्वेश्चंस कर लो। मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो 30% बाकी बचे हैं उनमें से भी 20% क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स के ऊपर ही आएंगे। सो इफ यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ PYTs फ्रॉम द रिमेनिंग 70% सिलेबस, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड 85% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिसिन। तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है, खुद आप पढ़ लो और सोचो कि जिस तरीके से एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, हाँ आजकल क्लिनिकल मिनट बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, तो कौन से टॉपिक्स में क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दो टॉपिक्स के लिस्ट बना के आप पढ़ सकते हो। वो मोर सेफर स्ट्रैटेजी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जहाँ पे कम एफर्ट से हम हाई यील्ड टॉपिक्स का लिस्ट बना सकते हैं, वो है PYTs, राइट? तो हमने अभी ऑलरेडी 2 स्ट्रैटेजीज बना लिया है। पहला क्या है? आइडेंटिफाई द मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स, द 30% सिलेबस जहाँ से 70% क्वेश्चन आते हैं, तो उससे तो मुझे रिवाइज करना ही है। दूसरा क्या है? रिमेनिंग 70% सिलेबस के सिर्फ PYTs करना है, उससे मुझे और 15% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड गेटिंग 85% क्वेश्चंस राइट फ्रॉम मेडिसिन इज अ ह्यूज डील, बिकॉज प्रोबेबली इवन टॉपर्स माइट नॉट बी गेटिंग 85% क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिसिन राइट। तो यू आर ऑलरेडी ऑन अ गुड डील इफ यू आर गोइंग अहेड विद दैट। नाउ द थर्ड बिगेस्ट चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सर ऐसे तो रिवाइज कर लिया, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है दिमाग में, 85% ऑफ द क्वेश्चन टैकल करने का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब लंबा क्वेश्चन देख लेता हूँ तो मुझे
ये डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है। अगर डायग्नोसिस पता चलेगा कि हाँ ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का क्वेश्चन है या ये एक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का क्वेश्चन है, तो आगे का आंसर मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हर डिसीज का एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, हर डिसीजेस के कुछ बज़वर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर्स यूज करते हैं। या तो आपको हर डिसीज का यूजुअल प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए या एग्जामिनर्स के बज़वर्ड्स। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक सीखते हो तो बज़वर्ड्स पे हमेशा ध्यान दो। कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के ऊपर एक क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन क्रिएट करना है, तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ। I might tell that this patient had previous tuberculosis or it's a known case of tubercular pericarditis. Tubercular pericarditis is a known cause for constrictive pericarditis. तो ये एक क्लू हो गया। वैसे ही पेरिकार्डियल नॉक, अगर मैं बता देता हूँ कि ऑस्कल्टेशन में पेरिकार्डियल नॉक सुनाई दे रहा है, तो एक क्लू हो गया। तो दैट इज अ बज़वर्ड। या स्क्वायर रूट साइन ऑन राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, वो एक बज़वर्ड। सो हर डिसीजेस के लिए बज़वर्ड्स होते हैं। तो स्टार्ट कलेक्टिंग द बज़वर्ड्स फॉर ऑल द डिसीजेस। फ्रॉम बज़वर्ड्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर किस डिसीज के बारे में बात कर रहा है। एंड जैसे कि हमने पॉइंट 1 पॉइंट 2 में बात किया था, इफ़ यू हैव रिवाइज दोज टॉपिक्स यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डिसीज एंड आंसर द क्वेश्चन। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग द मेडिसिन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आप और भी चाहते हो कि मुझे 85% से 95% तक मेरा स्ट्राइक रेट लेके जाना है, तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लो, क्विकली रिवाइज द टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स ऑफ एवरी सिस्टम। इसके लिए शायद आपको आधे दिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू रिवाइज द टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स, स्पेशली एंडोक्राइनोलॉजी में इन्वेस्टिगेशंस के फ्लो चार्ट्स आएंगे, कार्डियोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में बहुत से टेबल्स आएंगे। रिवाइज द टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड विद दैट यू विल बी एबल टू हिट 95% स्ट्राइक रेट। काफ़ी है, डोंट एम फॉर 100%। इफ यू एम फॉर 100% इन मेडिसिन, I can assure you that you will lose 50% marks from every other subject because medicine is that vast. Be smart and prepare smart.